हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ा श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। पिछले वीडियो में हम लोग मानव श्वसन तंत्र के बारे में देख रहे थे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक मानव श्वसन अंग नासिका के बारे में आपको बेहतर तरीके से समझाया। चलिए अब हम लोग आगे अगले श्वसन अंग स्वर यंत्र की बात करते हैं। स्वर यंत्र जो है यह मनुष्य तथा अन्य स्तनधारी जितने भी जीव हैं उन सबके गले में पाया जाने वाला यह एक श्वसन अंग है। ठीक है। अच्छा, यह श्वसन क्रिया में भाग लेने के साथ साथ बोलने में भी मदद करता है। बोलने की क्रिया इसी के द्वारा पूर्ण होती है। कैसे होती है? तो स्वर यंत्र के अंदर पतले पतले अनेक स्वर रज्जु होती है। स्वर रज्जु जिसे वोकल कॉर्ड कहते हैं, जिसे वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। ठीक है, वोकल कॉर्ड भी कहते हैं, या में आप लिख सकते हैं स्वर रज्जु कहिए या वोकल कॉर्ड कहिए। ये वोकल कॉर्ड का काम क्या होता है कि जब फेफड़े से जब वायु तेजी से बाहर निकलता है तो इन वोकल कॉर्ड से टकराता है और जिसके कारण वाइब्रेट होता है और वाइब्रेट होकर ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो स्वर यंत्र जो है श्वसन क्रिया में तो भाग लेता ही है और साथ ही साथ इसके द्वारा ध्वनि भी उत्पन्न होती है। इसमें बहुत सारे वोकल कॉर्ड होते हैं जिनके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ जो स्वर यंत्र देख रहे हैं यह इसका अगला आगे की ओर यह किसमें खुलता है? श्वास नली में खुलता है, जिसे ट्रैकिया कहते हैं। आगे की ओर किसमें खुलता है? श्वास नली में खुलता है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि नासिका से होते हुए वायु कहाँ पहुंच रही थी? तो ग्रसनी में कंठ द्वार के समीप पहुंच जा रही थी, है ना। कंठ द्वार में खुला था। अब कंठ द्वार के बाद यहाँ पर कंठ द्वार जो था, कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी सी रचना होती है जिसे हम लोग लैरिंक्स या स्वर यंत्र कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग पहले स्वर यंत्र के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके अगले भाग हम लोग श्वास नली यानी ट्रैकिया के बारे में भी देखेंगे। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर स्वर यंत्र। स्वर यंत्र, तो स्वर यंत्र के बारे में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी कि स्वर यंत्र मनुष्यों और अन्य स्तनधारी जीवों के गले में मौजूद एक श्वसन अंग है। ठीक है, समझ गए ना। आगे हम लोग इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो ग्रसनी था, ग्रसनी के कंठ द्वार के समीप, यहाँ लिख सकते हैं ग्रसनी के कंठ द्वार के समीप, ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी रचना स्वर यंत्र, ऐसे लिख सकते हैं, स्वर यंत्र होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं स्वर यंत्र श्वसन के साथ साथ श्वसन क्रिया के साथ जीवों के बोलने की क्रिया में भी भाग लेता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि स्वर यंत्र में अनेक पतले
स्वर रज्जु, स्वर रज्जु होते हैं। जब इन स्वर रज्जुओं पर एक हवा का तेज बहाव होता है, तब इनकी कपकपी या फिर वाइब्रेशन भी सकते हैं, कपकपी से ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। अच्छा, स्वर यंत्र का अगला भाग किसमें खुलता है जी? तो स्वर यंत्र का अगला भाग किसमें खुलता है? आपके किसमें? श्वास नली में। यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्वर यंत्र पीछे की ओर, ऐसे लिख देते हैं, स्वर यंत्र पीछे की ओर श्वास नली में खुलता है। समझ गए? चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा श्वास नली के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग श्वास नली यानी ट्रैकिया की बात करें तो यह करीब 11 सेंटीमीटर लंबा और लगभग 16 mm चौड़ी होती है, ठीक है। श्वास नली के दीवारों पर मजबूती प्रदान करने के लिए इसमें अपूर्ण वलय इसमें क्रम से लगे होते हैं, पूरी तरह से इसमें सजे हुए। एक्चुअली में इसका उपयोग क्या होता है कि जब वायु बाहर निकलती है इसमें से, फेफड़े से जब वायु बाहर निकलेगी तो इसे पिचकने से बचाता है ना, पिचके नहीं, इसके लिए इसे बचाता है। तो ये श्वास नली आगे की ओर चल के ये 2 और नलिकाओं में यहाँ विभक्त हो, जिन्हें श्वासनी कहते हैं। इनको हम लोग श्वासनी कहते हैं, या श्वासनी, जिन्हें हम लोग आप कह सकते हैं ब्रोंकस भी कह सकते हैं, ठीक है। यह ब्रोंकस आगे चल के यानी कि श्वासनी आगे चलकर यह फेफड़े में प्रवेश करती है और तुरंत ये श्वासनिकाओं में विभाजित हो जाती है, बट जाती है। इनको ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। श्वासनिकाओं को हम लोग ब्रोंकियोल्स कहते हैं। यह श्वासनिकाएं जो होती हैं, यह श्वासनिकाएं फिर आगे चलकर श्वासनिकाएं पतले शाखित वायु कोशिका वाहिनिकाएं जिन्हें कहते हैं, उनमें बदल जाती है। और इन वायु कोशिका वाहिनिकाओं में यहाँ पर आगे चल के छोटे छोटे वायुकोश होते हैं। क्या होते हैं? वायुकोश होते हैं। एक मनुष्य के दोनों फेफड़े के अंदर लगभग 3 गुना 10⁸ वायुकोश पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें इतने वायुकोश पाए जाते हैं। वहीं से वायु बाहर यहाँ निकलती है और फिर वहीं से फिर ये वापस भी जाती है फेफड़े से, ठीक है। तो समझ गए यहाँ पे किस तरह से इसमें ये रचना होती है, किस तरह से आगे बढ़ता है इसमें। तो जो आप फेफड़े में स्थान जो देख रहे हैं जिसमें श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है, यहाँ पर ये अंदर श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए लगभग 400 से 800 कह सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हैं कि लगभग 400 से 800 वर्ग फीट में, 400 से 800 वर्ग फीट में यह टोटल फैला हुआ क्षेत्र है। 400 से 800 वर्ग फीट में यह टोटल फेफड़े के अंदर। अब जितना छोटा बच्चा होगा तो उसमें कम होगी, है ना। और सबसे हाईएस्ट इसमें 800 फीट तक आप कह सकते हैं अंदर स्थान रहता है श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए। समझ गए? तो चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या ही, श्वास नली के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। श्वास नली के बारे में, जिसे ट्रैकिया भी कहते हैं। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि स्वर यंत्र पीछे की ओर
श्वास नली में खुलता है, श्वास नली में खुलता है। ठीक है, श्वास नली, श्वास नली करीब, ऐसे लिख देते हैं, श्वास नली, श्वास नली करीब 11 सेंटीमीटर लंबी नली है। ये नली है और क्या, इसे और क्या डिफाइन करेंगे, जिसका व्यास करीब 16 mm का होता है, 16 mm का होता है। यहां पे लिख सकते हैं कि श्वास नली की पतली दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत से उपास्थि अपूर्ण वलय क्रम से इनकी पूरी लंबाई में या इसकी पूरी लंबाई में सजे होते हैं। ठीक है, ये उपास्थि के बने होते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, पूरी लंबाई में यहाँ फैले रहते हैं ऊपर से नीचे तक। अच्छा, अब इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि ये वलय श्वास नली को पिचकने से बचाते हैं, कैसे पिचकेगा, जब हवा बाहर निकलेगी तो पिचक सकते हैं ना, बचाते हैं या रोकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब लिख सकते हैं कि नीचे की ओर आगे नीचे की ओर जो श्वास नली है, श्वास नली वक्ष गुहा में पहुंचते हैं। ये आपका जो डायफ्राम देख रहे हैं, इसी को यहाँ पे हम लोग वक्ष गुहा के नाम से, श्वास नली वक्ष गुहा, कैविटी आप कह सकते हैं, एक कैविटी है, गड्ढा है, वक्ष गुहा में पहुंचती है, वक्ष गुहा में पहुंचती है, जहां यह विभाजित होकर दो श्वसनियों में बट जाती है, दो श्वसनियों में बट जाती है। ठीक है, अच्छा इस पे भी उपास्थि रहती है, यहाँ पे देख रहे हैं ना जी, तो उपास्थि से बने हुए ये आपके अपूर्ण वलय होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि श्वसनियों में भी श्वास नली की तरह उपास्थीय वलय होते हैं, उपास्थीय वलय होते हैं। चलिए फिर आगे ये फेफड़े में पहुंचती है, तो यहां पे लिखेंगे कि प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर
प्रवेश कर, कई प्रवेश कर कई श्वसनिकाओं में विभाजित होती है या विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं कि फेफड़े के अंदर प्रत्येक श्वसनिका फिर पतली शाखियों या पतली शाखाओं, ऐसे कर देते हैं, पतली शाखाओं में बट जाती है, जिन्हें वायु कोष्ठिका वाहिनियां कहते हैं। ये वाहिनियां अनेक छोटे छोटे वायु कोश में खुलती है, मनुष्य के दोनों फेफड़ों में करीब 10⁸ वायु कोश पाए जाते हैं। मनुष्य के फेफड़े में करीब 400 से 800 वर्ग फीट सतह श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए होती है, समझ गए? अच्छा, हम लोग जो भी आप यहाँ नासिका से आगे, नासिका वैश्म से आगे बढ़ के आप यहाँ आगे चलेंगे, यहाँ पे श्वास नली वगैरह में, श्वास नली से आएंगे श्वसनिकाओं तक, है ना, ये श्वसनिकाओं तक जो भी आंतरिक इसका भाग देखते हैं, वह आंतरिक भाग किसका बना होता है? तो वह आंतरिक भाग आपका पक्षमाभिकामय एपिथीलियम का बना होता है। ये भी ध्यान रखना, आपसे कहीं क्वेश्चन में पूछ दे कि जो हमारे जो श्वास आंतरिक भाग है या किस प्रकार के एपिथीलियम का बना होता है, तो पक्षमाभिकामय एपिथीलियम का बना होता है। तो कहाँ से कहाँ तक? नासिका से लेकर टोटल यहाँ ये श्वास नली से होते हुए, है ना, श्वसनियों और श्वसनिकाओं तक टोटल आंतरिक भाग पक्षमाभिकामय एपिथीलियम का बना होता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे, आगे के टॉपिक देखेंगे। आप 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट
डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ पढ़ने क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल की वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।